Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in our PolityByte series. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी हाई कोर्ट. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सुप्रीम कोर्ट, जब मैंने आपको ये भी बोला था कि वी विल कवर बोथ द टॉपिक साइमल्टेनियसली ताकि आपको चीज़ें रिवाइज करने में और रिकॉल करने में आसानी हो. प्लस इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमारे PolityByte सीरीज में हुए हैं इन सब की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल O2IS अकेडमी. प्लस उस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द O2IS अकेडमी का ऐप जिसमें आपको PolityBytes के अभी तक जितने लेक्चर्स हुए सबका पीडीएफ अवेलेबल है. प्लस जो बाकी स्टडी मटेरियल है आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, जो आप एक्सेस करके एटलीस्ट यू कैन टेक हेल्प फॉर योर नोट्स एडिशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज द हाई कोर्ट. हमने लास्ट लेक्चर किया था सुप्रीम कोर्ट जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था. आज हम हाई कोर्ट को डिटेल में कवर करेंगे. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट का कंसेप्ट था वो आया कब था, कौन से ऐसे हाई कोर्ट्स थे जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुए थे, क्या हमेशा से ही हाई कोर्ट्स का जो कंसेप्ट है जो आज है वही था? सो ऑफकोर्स नॉट. पहला जो हाई कोर्ट आया था दैट इज एन आर 1862. उस टाइम पे हमारे 3 हाई कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए थे जो हमारी 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे. उन्हीं में दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. चौथा जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद डायरेक्टली हुआ है 1966 में, दैट इज इन इलाहाबाद. दीज आर द सम ऑफ फैक्ट्स. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से वी विल स्टार्ट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द हाई कोर्ट की हाँ जी कौन से आर्टिकल्स है, किसमें क्या बात की गई है. सो बट दीज आर द सम छोटा छोटा सा फैक्ट्स जो आपको हेल्प करता है कभी कभी. कैलकाटा हाई कोर्ट कब हुआ था? दिस इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट. सब 1862 में हुआ था बट आगे पीछे डेट्स हो सकते हैं, बट द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो आज तक का दैट इज आर कैलकाटा. अभी प्रेजेंटली हमारे इंडिया में जो टोटल हाई कोर्ट्स का नंबर है दैट इज 25. थिंग इज स्टेट्स और अगर हम यूटीज देखें तो वो ज़्यादा है, बट एक हाई कोर्ट कभी कभी 2-3 स्टेट्स या यूटीज में जुरिस्डिक्शन रखता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसको बोलते हैं. प्लस इसलिए आज के टाइम पे हमारे इंडिया में जो टोटल हाई कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं दैट आर 25 इन नंबर. सो लास्ट जो हुआ था दैट इज इन आर आंध्र प्रदेश में, दिस इज मेंशन, और कहाँ पे? अमरावती में. सो अब हम देखेंगे कि जो हमारे हाई कोर्ट की बात की गई है. सो जब हम यूनियन की बात करते हैं सो इट इज पार्ट 5. स्टेट की बात की गई है मतलब इट इज इन आर पार्ट 6. प्लस आर्टिकल्स हमने देखने. सो थिंग इज हाई कोर्ट के बारे में जो बात की गई है सो आर्टिकल्स आर फ्रॉम 214 टू 231. प्लस कौन सा पार्ट है? दैट इज आर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या बात की गई है? इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, पावर्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में एंड सो ऑन द हाई कोर्ट. सो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर हाई कोर्ट के अंदर कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं. वी विल स्टडी इन द डिटेल. सो पहला जो आर्टिकल हर ऑफिस की एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है दैट इज आर हमारा जो हाई कोर्ट के केस में है दैट इज आर्टिकल नंबर 214 जो बात करता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए होगा और कर्नाटक के लिए कि नहीं होगा. हमारे हर एक स्टेट के लिए आपको हाई कोर्ट होना ही होना चाहिए. कहाँ मेंशन है? दैट इज इन आर आर्टिकल नंबर 214. 216 बात करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट की. एक हमारे हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी. बेसिकली अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट का मतलब क्या हुआ? जजेस, लॉयर्स, बट लॉयर्स इज समथिंग, बट कौन उसको बनाता है? दैट इज आर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट की कंपोजिशन देखेंगे तो दैट इज आर जजेस. तो द नंबर ऑफ जजेस जो इसके केस में है कौन डिसाइड करेगा? इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट के केस में करेगा प्रेसिडेंट, बट सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर आपको याद होगा दैट इज आर पार्लियामेंट. सो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस जो आपकी चीज में पहले मेंशन होगा आपके टेबल में, जो मैं आपको नोट्स के बारे में बोलती हूँ कि हाउ द थिंग्स डिफर. ठीक है. तो कोर्ट अनलाइक सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज आर आर्टिकल नंबर 217. So the judges of a high court are appointed by the president of the India. Don't get confused कि हाई कोर्ट की बात है तो गवर्नर होगा. गवर्नर आपकी ओथ दिलाता है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. सो जब जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात आएगी तो हमें कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं. प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न. तो इसके अंदर आएगा कि जो कंसल्टेशन गवर्नर का रोल जो आएगा वो आएगा किस में?
कंसल्टेशन में. Okay. Next is, in case of appointment of other judges to High Court, it was opined that CJI should consult a collegium of 2 senior most judges. तो collegium जो होगा, हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का collegium याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके फिर से रिवाइज करिए. तो हाई कोर्ट के केस में जो collegium आएगा दैट इज CJI प्लस 2 जजेस. ओके. अब जो हम अगली चीज देंगे दैट इज कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए. व्हाट आर द प्रोविजंस यू हैव टू फुलफिल टू बिकम अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. सो पहली है ऑफ कोर्स द सिटीजन ऑफ India. Next is, he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, or he should have been an advocate of a high court for 10 years. Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of high court. Constitution makes no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of high court in the opinion of president. ये किसमें mentioned है? This is mentioned in our Supreme Court. तो हमने देखा कि हमारा citizen होना चाहिए, ठीक है, 10 साल ऑफिस एज, या तो फिर कोई ऑफिस हेल्ड होना चाहिए, बाकी जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या उसमें, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए किसमें? हाई कोर्ट में. सो दीज आर द 1 2 3 4 5 4 कंडीशंस, बेसिकली 3 कंडीशंस ही हैं क्योंकि मिनिमम एज इसमें नहीं दिया. दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है. मिनिमम एज कुछ भी नहीं है कि आपको इस साल में, लेकिन हाँ फॉर श्योर मैक्सिमम एज ज़रूर होगी. अगर आपको अभी तक ये याद है तो सुप्रीम कोर्ट के केस में इट वॉज 65, हाई कोर्ट के हम थोड़ी देर में भी आगे देखेंगे कि क्या एज है, बट इट इज़ 62. ओके. सो व्हाट इज द टेन्योर? टेन्योर हर एक चीज़ को उसमें देखेंगे. तो टेन्योर इज अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट सर्व्स अंटिल द एज ऑफ 62. ठीक है. नेक्स्ट इज, एनी डिस्प्यूट ओवर द एज ऑफ जजेस आर रिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट in consultation with the Chief Justice of India, with the President's decision being final. Next is, a judge does not hold office during the pleasure of President. मान लीजिए प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं बट इनका भी रिमूवल का एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट आराम से हटा देंगे. सो बेसिकली अगर कोई भी एज का डिस्प्यूट होगा तो प्रेसिडेंट की जो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ होगी, वो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन. प्लस अगर उनको रिजाइन करना हाई कोर्ट को, रिमूवल एक अलग चीज़ है. रिमूवल की अथॉरिटी किसके पास आ जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट जज की बात की थी दैट वाज आर द पार्लियामेंट. सेम इज द केस विद द हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है. लेकिन उनको अगर खुद से रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन करेंगे? नॉट टू द गवर्नर बट टू द प्रेसिडेंट. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. रिजाइन कौन लेता है? प्रेसिडेंट. बिकॉज गवर्नर के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. रिमूवल इज, judge can be removed from his office by an order of a president on the recommendation of the parliament, plus ground for removal is misbehavior and the incapacity only. but the thing is, ये particular term सिर्फ इतना ही लिखा है, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो मेंशन नहीं है. ये आपको ध्यान रखना है. उसमें बोला गया कि रिमूवल का जो ग्राउंड होगा दैट विल बी मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी. प्लस उसमें ये नहीं लिखा है कि हम मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा. तो अथॉरिटी किसके पास जाएगी डिसाइड करने के? दैट इज आर विद पार्लियामेंट. तो प्रोसीजर क्या है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर याद होगा तो मैंने आपको उसमें कहा था कि इन केस ऑफ लोकसभा इट इज़ 100 मेंबर्स, राज्यसभा इट इज़ 50 मेंबर्स. फर्स्ट कंडीशन. उसके बाद जो सेकंड अथॉरिटी वो जाती है दैट इज़ या तो स्पीकर या चेयरमैन के पास कि वो इस पर्टिकुलर मोशन को एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे. जब इससे भी आप क्रॉस हो जाओगे, ठीक है, देन देयर विल बी अ थर्ड. उसमें क्या होगा? एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी. तो इंक्वायरी कमेटी देखेगी कि पर्टिकुलर जो रिमूवल है वो उसमें वो सही है या नहीं है. अगर उसने गिल्टी फाइंड कर लिया तो गिल्टी फाइंड करने के बाद जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज आर स्पेशल मेजॉरिटी से वो पर्टिकुलर मोशन पास करना पड़ेगा. और जब अगर वो भी दोनों हाउसेस पास कर देते हैं तो लास्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट का सिग्नेचर. So these are the 5 steps in which procedure for the removal of a judge move. ठीक है, ये हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ा था. सो दिस इज ऑल्सो फॉलोड इन द हाई कोर्ट जज. अब बेसिकली बात करते हैं हमारी ओथ्स के बारे में. तो ओथ और कहाँ पे है? आर्टिकल 219 में बात की गई है. और कौन लेगा ओथ? जो हमें दिलवाएंगे कौन दिलाएगा? तो इट इज आर गवर्नर.
ठीक है, अगर गवर्नर खुद अवेलेबल नहीं है तो वो किसी इंसान को अपॉइंट कर देंगे पर्टिकुलर ओथ को दिलाने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 221। जब हमने बड़ा ओथ पढ़ा तो 221 में बात की गई है सैलरीज एंड अलाउंसेस की। तो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटर्मिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें कोई प्रेसिडेंट, कोई गवर्नर, किसी का रोल नहीं है, बट दिस इज टेकन बाय द पार्लियामेंट डिसाइड करता है कौन से अलाउंसेस होंगे एंड कौन से प्रिविलेजेस होंगे। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जज बन गए उसके बीच में आपको बोला कि जी नहीं, पहले हमने आपको बोला था कि 60,000 होगी, अब हम आपके 50,000 है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 360, और वो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती तो उसमें जजेस भी इंक्लूड होते हैं। ये हमने जब हमने इमरजेंसी का चैप्टर किया था हमने तब भी उसमें ये चीज़ देखी थी। बाकी ट्रांसफर ऑफ जज की बात है तो ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की गई है आर्टिकल नंबर 222 में। द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, गवर्नर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार आपको इसलिए मेंशन कर रही हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो हमें सुप्रीम कोर्ट तो सबको याद रहता है, बट जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर देते हैं गवर्नर के साथ हर जगह। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हमारे अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट ही, ट्रांसफर करेंगे कौन, प्रेसिडेंट ही। रिजाइन देना तो भी किसको देना है, प्रेसिडेंट को ही देना है। अभी तक जो हमने गवर्नर का रोल देखा दैट इज विद द कंसल्टेशन, प्लस एक हमने देखा वो ओथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हमारे सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये हमने बहुत ध्यान से, हमने लास्ट जब हमने लेक्चर किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर जब मैंने अकाउंट्स ऑफ आपको पार्लियामेंट पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको फर्क बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अपॉन एंड मेड फ्रॉम में। सो चार्ज अपॉन मतलब दीज आर नॉन वोटेबल ऑफ, ठीक है, जो चार्ज अपॉन है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ किसके, स्टेट से ली जाती हैं जब हमारी सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आती है। लेकिन जब पेंशन की बात आएगी तो वो कहाँ से होगी, दैट इज आर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब हमने शेड्यूल्स किए थे मैंने आपको उसमें भी क्लियर किया था कि दिस इज द एक लाख पॉइंट जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जजेस हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी है वो जाएगी हमारे स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन जो उनकी पेंशन जाएगी उसके बाद में वो किससे जाती है, दैट इज आर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर सम टर्म्स जो हम देखेंगे, दैट इज पहली है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये करा था। सो दिस इज अंडर आर्टिकल 223, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग मतलब मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी जगह कौन एक्ट करेगा, तो ये कंडीशंस कब आएंगी, या तो चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, टेम्परली एब्सेंट है, या कुछ ऐसा रीज़न हो गया तो वो बीमार है, कुछ भी है, मतलब अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, अगेन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। सो आर्टिकल कौन सा है, दैट इज आर 223। सेम एक और टर्म है दैट इज अ एडिशनल जज, ये बात करता है हमारा आर्टिकल 224। तो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन इज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब एडिशनल जज की बात काम कब पड़ेगा, मान लीजिए हमने एक हाई कोर्ट में ऑलरेडी 4 जजेस है तो एडिशनल कब जरूर पड़ेगी, या तो काम का बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा काम उनके ऊपर आ गया। सो बेसिकली देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, प्लस देयर आर द एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, या तो कुछ काम पेंडिंग चल रहे हैं या एकदम से काम बढ़ गया, ठीक है, कुछ भी, मतलब जब आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, तभी हमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन भी किसके पास है, एडिशनल जज, एक्टिंग जज की हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर पर्सन, दिस इज द सेम थिंग। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में भी जो हमारा एज है दिस 62 ईयर ऑफ एज ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्टिंग करें एडिशनल तो उससे ज़्यादा एज पे भी लेंगे, नहीं, इसमें भी जो एज का कंस्ट्रेंट है दैट इज 62 ही। नाउ वन मोर टर्म इज रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज की जो बात की गई है 224A, बिकॉज इनके लिए भी कुछ चीज़ें होंगी। सो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट to act as a judge of the high court of that state or for a temporary period. Previous consent of the president and also of the person to be so appointed. Such a judge is entitled to such allowances as the president may determine. एक जो जज हैं वो रिटायर हो चुके हैं,
लेकिन उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए वापस आएँ, तो उनको प्रेसिडेंट से प्लस जिनको अपॉइंट करना है उनसे, इन दोनों की अपॉइंटी जो इन दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी, कि मतलब एक कंसेंट चाहिए कि हाँ जी आपको हम अपॉइंट कर लें कि नहीं कर लें, और जितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा उतने टाइम के लिए उनको सेम सैलरीज और अलाउंसेस मिलेंगे जो एक नॉर्मल हाई कोर्ट के जज को मिलती हैं। सो दैट्स ऑल। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपने देख लिया, एडिशनल जज आपने देख लिया, एंड एक आपने देखा रिटायर्ड जज। आर्टिकल्स आपने देख लिए। नाउ नेक्स्ट इज, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सो दैट वाज रिलेटेड टू कि हमारे इंडिपेंडेंस में भी इसमें बात की। सो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट के। तो पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है। सेकंड इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जी उठे और उनके उसमें निकाल दिया, कोई भी आपके हेड अथॉरिटी आई और आपको निकाल दिया। नो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू। फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है, इसका मतलब नॉन वोटेबल है, बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं या किसी और उस पर आप इन चीज़ों को कम नहीं कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट और द अदर हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिटायर हो चुके तो सिर्फ और सिर्फ आप ये किसी और हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई भी कोर्ट की इंसल्ट करता है तो इनके पास खुद के पास पावर है कि ये उनको पनिश करें। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, किसमें देखा हमने देखा अपॉइंटमेंट बेशक प्रेसिडेंट से आती है, बट कंसल्टेशन क्या है, हमारा जो कलीजियम सिस्टम है दैट इज अपने आप में एक वो इंडिपेंडेंस देता है, क्योंकि इसमें रोल किसका आ जाता है, हमारे CJI का प्लस जजेस। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे ऑथराइज करते हैं हमारी इंडिपेंडेंस किसकी, हमारे हाई कोर्ट की। नेक्स्ट इज दोबारा से ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 225 बात करता है हाई कोर्ट की पावर्स की। सो सबसे पहले है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब हमारी जो होगी दैट इज एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके पास ही वो पावर है। सो नैरोर देन सुप्रीम कोर्ट, मतलब फेडरल डिस्प्यूट्स वो कवर नहीं करते हैं। देखिए जब हम बात करेंगे ना हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की टेरिटरी होगी इतनी जितनी उसमें मेंशन है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास टेरिटरी पूरा का पूरा इंडिया है, तो जितने उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी तो सारे फेडरल डिस्प्यूट्स किसके पास आएंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंटेल्स पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंसेस, डायरेक्टली जो हाई कोर्ट के पास जाता है अपील। नेक्स्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, मैरिजेस, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट जुरिसडिक्शन में आप आगे भी देखेंगे। रेवेन्यू मैटर्स, कंटेम्प्ट और कोर्ट एंड ट्रांसफर केसेस फ्रॉम अदर कोर्ट्स, तो जो पहले इंस्टांस में हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट आएंगे, सो दैट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन, फंडामेंटल राइट में बहुत अच्छे से कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आता है आर्टिकल नंबर 32, लेकिन हाई कोर्ट में आता है 226। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है, जब हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की तो वो नैरो थी, किसकी, हाई कोर्ट की। लेकिन जब रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो हमारे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही आपको रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस बाकी चीज़ों के लिए भी रिट इशू कर सकता है। सो इसमें यही मेंशन है कि फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर पर्पस। नेक्स्ट इज हमारा अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, वही बात आ गई, दैट इज आर अपील। नेक्स्ट, द अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। Then, in civil cases, its jurisdiction extend to cases tried by courts of municipal and district judges. ये बात की गई सिविल केसेस की, एंड जब बात आएगी क्रिमिनल केसेस की, they have the sessions and additional session judges. So these are not that much important points, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी, जब हमने सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा था दैट वाज इंपॉर्टेंट, हर एक जुरिसडिक्शन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब हाई कोर्ट की बारी आती है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली रिट जुरिसडिक्शन हो गया, सुपरिटेंडेंस हो गया, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक के आगे आपके पास दैट इज सुपरिंटेंडेंस हमारे हाई कोर्ट की कैसे चलती है. दैट इज एक्सेप्ट फॉर दोज डीलिंग विद द आर्म्ड फोर्सेज एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुपरवाइज ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. जब बात करेंगे हम एक उसके अंदर और भी छोटे छोटे कोर्ट्स काम कर रहे होते, तो इसमें ये बोला गया है कि जब बात आएगी जो सिर्फ आर्मी के जो आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड कोर्ट्स है उसमें हाई कोर्ट का रोल नहीं आता है. बाकी जितने भी कोर्ट्स है उसमें हाई कोर्ट फंक्शन कर सकता है. नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द ऑपरेशंस ऑफ कोर्ट दैट आर सब्जेक्ट टू इट एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी. उनको कैसे काम करना है, कैसे अपना बिजनेस चलाना है, उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने आप बना सकते हैं. ओके, these are the points for the superintendence of the high court. Next is article 231. ये बोलता है कि establishment of a कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स. मैंने आपको बोला था क्योंकि अभी हमारे पास करंटली कितने हैं, हमारे पास है 25 हाई कोर्ट्स, लेकिन स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं उनका नंबर ज़्यादा है. तो कुछ कोर्ट्स ऐसे होंगे जो एक होंगे लेकिन वो 2-3 चीज़ों अलग अलग टेरिटरीज में फंक्शन कर रहे होंगे. तो ये पावर कहाँ से आती है आपके पास, दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 231 कि आप एक हाई कोर्ट या 2 या 3 हाई कोर्ट स्टेट्स या यूटीज़ एक हाई कोर्ट के साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल्स. ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आपने अभी तक अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, ठीक है. रिमूवल हमने देख लिया कि सेम है, सुप्रीम कोर्ट जज है. प्लस आपने जुरिसडिक्शन देख ली. जुरिसडिक्शन में हमने एक चीज़ देखी कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है दैट इज़ नैरोअर देन सुप्रीम कोर्ट. क्यों? क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो ज़्यादा है, पूरा का पूरा इंडिया कवर करता है. कोई भी 2 स्टेट्स में लड़ाई होगी तो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास. बट व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट, अगर हम एक हाई कोर्ट की बात करें तो वो कहाँ पे फंक्शन करेगा, एक स्टेट के दायरे में ही. तो उसका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जो उसका टेरिटोरियल एरिया है वो कम है. तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नैरोअर दैन सुप्रीम कोर्ट. लेकिन जब बात आती है रिट जुरिसडिक्शन की, तो जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर आर्टिकल नंबर 32, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए. लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है दैट इज आर्टिकल नंबर 226, वो है कि वो फंडामेंटल राइट्स प्लस बाकी चीज़ों के लिए भी वो रिट इशू कर सकते हैं. सो दैट वर द सिंपल पॉइंट्स. बाकी हमने देखा था एक डिफरेंस कि हमारी जो एज है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए मैक्सिमम जो जब तक वो रह सकते हैं दैट इज आर 62. बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो दैट वाज 65. प्लस इसमें गवर्नर, बेशक ये हाई कोर्ट की बात है, स्टेट के साथ डील करेंगे, बट द अपॉइंटमेंट कहाँ से आएगी, हमारे प्रेसिडेंट से ही अपॉइंटमेंट आएगी. इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है. जब गवर्नर की बात आती है तो गवर्नर आते हैं 2 केसेस में, दैट इज गवर्नर से कंसल्ट करके उसके साथ भी CJI बैठते हैं. ठीक है, तो कंसल्टेशन है. प्लस गवर्नर जो है वो दिलवाते हैं ओथ. तो हमने पूरे इसमें देखा गवर्नर का रोल. लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल पार्लियामेंट प्लस ऑथराइजेशन बाय प्रेसिडेंट. और अगर कोई ट्रांसफर करना है दैट इज ओनली ऑल्सो कैन बी डन बाय ओनली एंड ओनली आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो दीज आर सम कोर्ट्स जो हमारे एक से एक ज़्यादा बात करते हैं एंड समटाइम्स इट कम्स इन द क्वेश्चन ऑल्सो. तो देखिए जब बात आएगी बॉम्बे हाई कोर्ट की, सो इट इज़ महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव. अब तो ये एक ही हो चुके हैं. ठीक है, तो इन सब का जो हमारा बेसिक कोर्ट है, जो एक ही कोर्ट है जिनके अंदर बात करता है दैट इज आर बॉम्बे हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. इनका जो हाई कोर्ट है दैट इज इन आर गुवाहाटी. देन पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. एंड वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये कैलकाटा हाई कोर्ट है. देन तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु हाई कोर्ट. एंड केरला, लक्षद्वीप इज आर इन केरला हाई कोर्ट. अब एक और चीज़, जो JNK और लद्दाख है उनका भी एक ही अब हाई कोर्ट है. ठीक है, उनके दोनों के अलग अलग हाई कोर्ट्स नहीं हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. ये आपको स्टेट्स या फिर यूटीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाँ जी ये यूटीज़ या ये स्टेट्स हैं जो एक ही हमारे कोर्ट के साथ डील करती हैं. सो नेक्स्ट इज हमारे अगेन कुछ क्वेश्चंस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसमें मुझे करेक्ट. ओके, अ हाई कोर्ट jurisdiction from a union territory can be removed by the parliament. The territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of the state. अब देखिए पहली चीज, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट. हमने इसमें देखा था कि पार्लियामेंट नहीं करती है, इसमें कौन करता है, प्रेसिडेंट.
सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे आपके करेगी पार्लियामेंट, लेकिन जब बात आएगी हाई कोर्ट की तो स्ट्रेंथ की पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को। आप एलिमिनेट करिए, आंसर बचता है सिर्फ सेकंड एंड थर्ड। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं, हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये सही है, अगर कुछ भी दो को मतलब अगर यूनियन टेरिटरी, अगर आज एक देखें कि चाहे दादर एंड नागर हवेली है, वो फंक्शन कर रही है कौन से कोर्ट के साथ, ये आपको याद होना चाहिए अभी तक। प्लस अगर इसको रिमूव करके कहीं और डालना है, इसका अपना है तो ये कौन कर सकता है? दैट इज पावर विद आवर पार्लियामेंट। कोई यूनियन टेरिटरी की गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स किसी के पास पावर नहीं, दैट पावर ऑथराइजेज विद द रेस्ट विद द हमारे पार्लियामेंट के बाद। द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। या मैं आपको काफ़ी देर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी तो दैट इज द पूरा नेशन, जितना हमारा इंडिया का टेरिटरी है। बट व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट, तो जिस स्टेट में वो काम कर रहा है और अगर उसके साथ कुछ यूटीज जुड़ गई हैं तो सिर्फ वहीं तक उसका काम होगा। जितनी स्टेट की बाउंड्री उतनी हाई कोर्ट की बाउंड्री। So answer will be B. Next is, who among the following is or are not eligible to be appointed as a high court of judge? तो ये आ गया जब हमने पढ़ी थी qualifications. A person who has held a judicial office for 6 years. Okay, तो अभी आपको ध्यान रखिए कि 6 years नहीं था, वहाँ पे था 10 years. तो पहला तो गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक सेकेंड, अच्छा नॉट एलिजिबल बोला ना हमने, फाइन फाइन फाइन, ओके। तो दिस इज नॉट, तो हाँ जी फर्स्ट तो आंसर में आएगा ही आएगा, तो बी एलिमिनेट हुआ बेसिकली। अ पर्सन हु हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द लास्ट 11 ईयर्स, ये भी गलत, यहाँ पे भी 10 ईयर्स था, ठीक है। एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, तो ये भी इसमें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन है बट इसमें ये नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल टू द अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज, तो ये सारे ही सारे जो हैं हमारे अपॉइंटमेंट की क्वालिफिकेशंस को नहीं देखते हैं, सो आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो अभी अगर हम इसमें देखेंगे तो हम डायरेक्टली जाएंगे आपके इस टेबल में, उसमें जो पूछा गया है हमारा पूछा गया है असम एंड नागालैंड, ठीक है। तो असम और नागालैंड ही उसमें एक ऐसे हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से काम करते हैं। बाकी लेट्स सी उसमें क्या क्या मेंशन था। ओके, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना नहीं, हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश ने ही अपना अभी लेटेस्ट जो सबसे लास्ट जो हमारा हाई कोर्ट फॉर्म हुआ है दैट इज आर आंध्र प्रदेश ही ओनली, ठीक है। जो 25th हाई कोर्ट है कहाँ पे बना है? अमरावती में। असम एंड मेघालय नहीं, इनके दोनों के अलग अलग हैं, कंबाइंड है बट बाकियों के साथ कंबाइंड है। सो ओनली असम एंड नागालैंड ऐसा है जिनका एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज आर गुवाहाटी, दैट इज सी विल बी द आंसर। ओके, सो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके नॉर्मल किसी एग्जाम में, नॉट एन लाइक कभी ऑप्शन में भी आ सकता है बट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो हमारे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जो कुछ एक लाइक क्लरिकल एग्जाम्स उनमें कि हाँ जी कौन कौन से हाई कोर्ट, तो आपको ये उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पता होना चाहिए, बिकॉज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अपने आप में एक हाई कोर्ट की पावर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन to declare any central law to be a constitutionally invalid. इसने पूछा which of the statement above is are correct. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी वो कोई भी लॉ चल रहा है जो सेंटर ने बनाया है तो उसके ऊपर काम, बिकॉज हमने बहुत से ऐसे देखे हैं जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं, वो केसेस कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आते हैं कि हाँ जी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने ये करा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज करा, उसके बाद क्या जो अथॉरिटी वो बाद की बात है, बट ऐसा नहीं है कि इनके पास पावर नहीं है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे आना चाहिए याद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने बहुत डिटेल में और बार बार इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। सो जब बात आएगी इसकी तो ऑफकोर्स आपको सबसे पहले याद आना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसी अमेंडमेंट आएगी जहाँ पे वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा तो किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। सो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सो दोनों ही गलत है, द आंसर विल बी नाइदर 1 नाइदर 2। ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ High Court judges, consider the following statements.
इट इज़ रेगुलेटेड बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो आपको याद होगा ये गलत है, बिकॉज लास्ट लेक्चर सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप इसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा कि इसका करेक्ट क्या है, 1861 है या नहीं है, या फिर ये ऑप्शन इसमें आता भी है कि नहीं है। अ मोशन फॉर रिमूवल हैज़ टू बी साइंड बाय द एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अगर हम एक बार फिर से रिमूवल रिकॉल करें तो लोकसभा हमने देखा 100, राज्यसभा हमने देखा 50। एडमिट कौन करेगा, सीएम या स्पीकर। सीएम मीन्स चेयरमैन। अगर वो हो गया तो हमारी बैठेगी इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी के बाद होगा स्पेशल मेजॉरिटी एंड उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट। ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट। द स्पीकर चेयरमैन मे रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन फॉर द रिमूवल। तो स्टेप नंबर जो हमारा ये है, ठीक है, कि चेयरमैन और स्पीकर। स्टेप नंबर सेकंड, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, इसमें आपको हमने रिमूवल का प्रोसीजर आपका सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बिल्कुल सेम होता है। सेम वही 100 मेंबर्स हमें चाहिए लोकसभा से मोशन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद वो एडमिट होगा। लेकिन उसमें भी जो हेड ऑफ द ऑफिस है, मीन्स अगर स्पीकर हैं तो उनकी मर्जी है वो उसको स्टार्ट करे या ना करे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंक्वायरी कमेटी बैठती है। इंक्वायरी कमेटी के बाद दैट इज अलग, दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी ही काम करती है। ठीक है, सो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज आंसर नंबर सी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। हमने हाई कोर्ट चैप्टर को भी काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। फाइन, सुप्रीम कोर्ट हमने कवर कर लिया। अब देखिए, अब आपको बेसिकली अब जो आपके नोट्स बनेंगे दैट विल बी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द। पहले तो होगा कि हाँ जी एक पार्ट 5 में है, एक पार्ट 6 में। दिस इज ईजी, ये आपको वैसे भी याद रहेगा। बट द सेकेंड थिंग इज अपॉइंटमेंट कैसे वेरी करती है, क्या इनकी एज है। रिमूवल भी दोनों का सेम है, सो रिमूवल भी आप सेम डाल सकते हैं। जुरिस्डिक्शन की पावर्स कैसे चेंज होती है, किसकी जुरिस्डिक्शन किस फील्ड में ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर ओरिजिनल की बात करें तो किसकी नैरो है और किसकी ब्रॉडर है। रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो किसकी नैरो है, किसकी ब्रॉडर है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी ज़्यादा है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर नोट्स, ताकि एट द फाइनल टच एक टेबल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कवर हो जाएं। फाइन, ऐसे हम जब इलेक्शन कमीशन करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेंगे, तो सब बॉडीज को अगर आप ऐसे करेंगे एक ही चीज़ में क्रिस्प टेबल में अगर आप कवर करते हैं, सो दैट विल बी अ गुड हेल्प फॉर यू एंड द गुड रिविजन फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, O2IS अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। प्लस डू रिवाइज दिस एंड साथ साथ में आर्टिकल्स करते जाइए, एंड में आपके पास नहीं तो बहुत बल्क हो जाएगा। थैंक यू सो मच, होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर।